हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स नेट आईक्यू। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है कि कॉमर्स के पेपर के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल से प्रिपेयर करके जाने हैं, बिल्कुल आपको उनको छोड़ के नहीं जाना है और जिनमें से रिसेंटली अभी क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए हैं। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज की इम्पॉर्टेंस आपकी जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन जो है आपको इसके अंदर दी जाने वाली है। तो इसके लिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बहुत से इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम अभी भी होने बाकी हैं, जिनमें से एक है कॉमर्स, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, हिंदी, इंग्लिश। ऐसे बहुत से बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं जिनमें बहुत से बच्चे हर साल एग्ज़ाम देते हैं। तो वैसे अभी एग्ज़ाम जो है वो होने बाकी है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस बार कॉमर्स के मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि आपको जानने ज़रूरी है। और इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए, एक एक टॉपिक को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करा जाएगा। तो जैसे कि आपने पिछले पैटर्न में देखा, 2021 में उन्होंने क्वेश्चन पूछने का तरीका और क्वेश्चन पूछने के टॉपिक जो है वो चेंज करे हैं। जैसे एक ट्रेडिशनल रो चले आ रही थी कि वो इन सिलेक्टेड टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चन हर बार आते ही थे, तो उस सिनेरियो को उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो अब जो है उन्होंने अलग टॉपिक्स में से अलग तरीके से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए हैं और अभी हम तैयारी भी हमें उस हिसाब से करनी पड़ेगी। तो चलिए हम देख लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है, ये आपके ओवरऑल जो है वो 10 यूनिट्स होते हैं, जिनमें आपको पेपर जो है वो दिया जाता है कि इन 10 यूनिट्स में आपको पेपर आएगा। तो इनमें से कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं और कुछ थ्योरी है, कुछ दोनों का मिक्स है। तो कईयों का थ्योरी जो है वो स्ट्रांग होता है, कईयों का प्रैक्टिकल स्ट्रांग होता है। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि किसके ऊपर हमें ज़्यादा जोर देना है। कुछ हमारे स्ट्रांग एरियाज़ हैं, कुछ हमारे वीक एरियाज़ हैं। तो चलिए वन बाय वन सभी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि है यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले तो आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पूछा जाता है कि एग्जैक्टली बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, जिसमें आ जाता है आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो पॉलिसी है ये हर साल हर गवर्नमेंट के आने से चेंज हो जाती है। मोस्टली जो है वो नई नई जो इसके अंदर चेंजेस हैं वो होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स जो हैं वो होती रहती हैं, कुछ रूल्स चेंज कर दिए जाते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें मतलब होती रहती हैं। तो आपको उस चेंज पैटर्न के हिसाब से इसको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आपका आ जाता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की गवर्नमेंट का रोल क्या है बिजनेस के अंदर। तो ये जो है ये रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, ये आपको एक केस स्टडी के रूप में पूछा जा सकता है। उसके बाद कुछ एक्ट हुए थे जो कि लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है हमारे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो चेंज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बारे में पूछा जाता है। कुछ लिमिट्स वगैरह इस बार चेंज हुई हैं 2013 की अमेंडमेंट के बाद, तो वो सारी चीज़ें आपको उस चेंज पैटर्न के हिसाब से पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फैमा, सोशियो कल्चर फैक्टर्स कौन से होते हैं और उनका इन्फ्लुएंस क्या होता है बिजनेस के ऊपर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बहुत सी ऐसी बिजनेस फर्म्स हैं जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट कर रही हैं, क्योंकि बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है और आजकल इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। चाहे आप पैसेज बेस्ड पे ले लीजिए, पैसेज भी इसका आ सकता है। तो आजकल बहुत चर्चा में है ये जो CSR है, तो इसको प्लीज़ ज़रूर से देख के जाइएगा, ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स। तो उसके बाद आपका आ जाएगा मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस, इसके अंदर आपके ADR एंड GDR बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर मैं बोलूँ कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। यहाँ पर तो आपको बिजनेस इन्वायरमेंट खत्म हो गया ग्लोबलाइजेशन तक। उसके बाद आपका आ जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ थ्योरीज होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, जिसमें आपकी मॉडर्न भी आ जाएंगी और क्लासिकल भी आ जाएंगी। तो उसके अंदर मर्केंटलिज्म हो गया आपका, एब्सोल्यूट एडवांटेज होगी, कंपटीटिव एडवांटेज होगी। तो ये 2-3 जो है वो बहुत पूछी जा रही हैं और हर बार पूछते हैं। पिछली बार भी इनमें से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। 3 शिफ्ट में कॉमर्स का एग्जाम हुआ था। अगर इस बार भी ऐसा कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको क्वेश्चन पूछे जाएं। नेक्स्ट आपका आता है
कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इंटरनेशनल ट्रेड में, और टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर में आपको 4 तरह के हो सकता है ऑप्शन दे दे, या 4 से ज़्यादा ऑप्शन दे दे, आपको पूछ ले कि टैरिफ बैरियर कौन सा है और नॉन टैरिफ कौन सा है। उसके बाद इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसी है, जो कि हर साल चेंज होती रहती है, हर गवर्नमेंट जो है वो इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स करती रहती है, तो आपको उस लेटेस्ट जो है न्यूज़ के हिसाब से चलना पड़ता है, और लेटेस्ट इस साल का क्या डेटा है उस हिसाब से आपको एग्जैक्ट डेटा भी पूछा जा सकता है, जिस हिसाब से आजकल लेवल कर रहे हैं पेपर का, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद एफडीआई, एफपीआई, ये सारी चीज़ें, ये तो चलो एक नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर है, मैं आपको बता दूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड प्लस ये रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यूरोपियन यूनियन, एशियान, सार्क, नाफ्टा, ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में आपका आ जाएगा, लेवल्स होते हैं जो, तो फ्री ट्रेड एरिया, इकोनॉमिक ट्रेड एरिया, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद इंस्टीट्यूशन जो है, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएनसीटीएडी, डब्ल्यूटीओ, ये सारी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ तक ये जो मैंने मार्क किया है, यहाँ से लेकर वर्ल्ड बैंक, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से लेकर यहाँ ट्रिम्स तक, ये सारा ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स आपके जो हैं वो इस छोटे से एरिया के अंदर से कवर हो रहे हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे कि उन्होंने वेटेज दी है, कुछ ऐसा वेटेज का श्योर नहीं है कि इतने क्वेश्चन ही इस सेट पैटर्न में से आएंगे, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आजकल पैसेज बेस पे क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि किस यूनिट में कितने क्वेश्चन आएंगे। ये डिपेंड करता है पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल कितनी है। तो जहाँ तक मैं कैलकुलेट कर पा रही हूँ कि इस एरिया से आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये एरिया है। उसके बाद आपका आ जाता है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग में अकाउंटिंग वाला पार्ट जो है वो अलग है, और ऑडिटिंग का मतलब दो जो यूनिट है वो एक ही यूनिट के अंदर मर्ज करी गई है। सबसे पहले तो ये जो बेसिक चीज़ें आपने +1 एंड +2 में पढ़ी होंगी, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, पोस्टुलेट्स जो होते हैं, तो ये। उसके बाद पार्टनरशिप के अकाउंट, जैसे आपने +1 में जो बुक पढ़ी है पार्टनरशिप की, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो उसके कुछ बारीकियों के क्वेश्चन अगर आपने नोट्स अपने उन बुक्स में से बनाए हैं तो आपके नोट्स में ज़रूर से वो चीज़ें मेंशन होंगी। तो आपके पार्टनरशिप अकाउंट जो है वो फंडामेंटल्स इसके पूछे जाएंगे। उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंट, मतलब कंपनी के अकाउंट्स, मतलब यहाँ पर क्या है, पार्टनरशिप भी पूछी जा रही है आपसे, उसके बाद कंपनी के अकाउंट्स भी पूछे जा रहे हैं। शेयर, डिबेंचर्स, उसके री इशू, फॉरफीचर, कंपनी की लिक्विडेशन कैसे होती है, ये जो टर्म्स हैं, ये देखिए, एक्विजिशन, मर्जर, अमेलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, तो ये चारों का आपको डिफरेंस, मतलब आपको एक केस स्टडी दे सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं ये एक्विजिशन का केस है, मर्जर का है, तो आपको इनका डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही एक क्वेश्चन पिछले मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा हुआ है, जिसके अंदर आपको इन चारों में पूछा गया है कि ये किसका केस है, तो आपको ये टर्म्स क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स, तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आ रहा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहाँ पर आपको ये जो है बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, तो ये सारा आप मान लीजिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, बहुत बारीकी से क्वेश्चन है। मान लीजिए जैसे टारगेट कॉस्टिंग को एक मतलब 4 वो स्टेटमेंट्स दे देंगे, तो आपको पूछेंगे टारगेट कॉस्टिंग के लिए कौन सी सही है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के लिए कौन सी सही है, तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये भी एक +2 की बुक है, जिसके अंदर रेशो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, तो आपने वहाँ पे पढ़ रखा होगा। अगर आपने नोट्स वहाँ से बनाए हैं तो आपके पास यहाँ रेशो एनालिसिस अगर हम देखें तो रेशो एनालिसिस के जो फॉर्मूलाज हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप ये मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रेशो एनालिसिस के फॉर्मूला से बन सकते हैं आपके पेपर के, मतलब 4 मार्क्स। तो ये एक छोटा सा टॉपिक जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो के अंदर कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तो ये तीनों जो होती हैं उसकी सब डिविजन्स, उसके अंदर से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, आपको आइटम्स दे देते हैं, बोला जाता है ये इन्वेस्टिंग से है, फाइनेंसिंग से है, तो वो आपको डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद जो आजकल का पैटर्न है ये न्यू फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग है। यहाँ पर अगर ह्यूमन रिसोर्स से देखें, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से लेकर जो आपका इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग है ये सारा आपका आ जाता है न्यू फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग में। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होती है, तो इनकी टर्म्स विद कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS, तो ये याद करने थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आई हूँ कि मैं एक ट्रिक लेके आऊँगी जिसके ऊपर मैं आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे याद रखने हैं, IFRS कैसे याद रखनी है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आऊँगी बहुत ही जल्दी एक वीडियो के अंदर। तो आप बिल्कुल, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, IFRS आपके ऑन टिप्स होंगे। उसके बाद ऑडिटिंग के बारे में, ऑडिटिंग का देखिए एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, 2 से 3 बारी क्वेश्चन देखे गए हैं ऑडिटिंग से, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। बहुत ही इजी टॉपिक होता है। वाउचिंग क्या होती है, आपने बीकॉम लेवल के अंदर पढ़ा होगा, कमर्शियल लॉ के अंदर वाउचिंग क्या होती है, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट क्या होती है, तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, तो ये रिसेंट ट्रेंड्स कुछ ऑडिटिंग के अंदर आए हैं, जैसे कि आजकल की ट्रेंड्स के बारे में बहुत पूछते हैं, तो ऐसे ही अकाउंटिंग में अंदर जो ट्रेंड्स आए हैं वो भी, और ऑडिटिंग के जो ट्रेंड्स आए हैं वो भी पूछते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो मेन मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ, जिनमें से कम क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताते जा रही हूँ। उसके बाद आ जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का अगर देखा जाए तो सिलेबस जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो है वो कर्व्स आपको क्लियर होनी ज़रूरी है और डेफिनेशंस क्लियर होनी ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है जो वो बता देती हूँ। पढ़ना तो आपने सारा ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका डिमांड एनालिसिस, जिसके अंदर आपका आ जाएगा लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और रिलेशनशिप क्या है AR और MR। तो देखिए, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की जो कर्व्स हैं वो आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए एक वीडियो भी लेके आऊँगी उसके ऊपर, जिसके अंदर आपको उसके कंसेप्चुअल नॉलेज दी जाएगी ताकि आपको चीज़ें याद रखने में, रिमेंबर करने में ईजी रहे। तो ये ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। उसके बाद शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की जो कॉस्ट कर्व्स होती हैं वो क्या होती हैं, अगर आपने +2 की जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसके अंदर ये चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी गई हैं। आप चाहो तो मैं आपको एक बुक भी रेकमेंड कर सकती हूँ उसके लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ लिख के बताइएगा अगर आपको उस बुक का नाम जानना है तो। उसके बाद डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स के अंदर जो है वो प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में एक आता है आपका अलग फॉर्म होती है, तो ओलिगोपोली में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ओलिगोपोली जो है इसके अंदर से क्वेश्चन मैंने पिछले 2-3 सालों में बहुत देखे हैं, तो इसको आप पूरे ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बाकी तो वो नॉर्मल है, मोनोपोली नॉर्मल है, जो है आपका परफेक्ट कंपटीशन, तो ये सारी चीज़ें ओलिगोपोली में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं, ये भी एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये मोस्टली बच्चों को पता ही होता है, लेकिन फिर भी एक बार देख के जाइएगा, आपको केस स्टडी में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वेटेज क्या हो सकती है। हाँ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा छूट गया यहाँ पर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, एक शॉर्ट टर्म का, एक लॉन्ग टर्म का। इसमें से तो पक्का एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आप इसमें मान के चलिए, 2 भी हो सकते हैं लेकिन एक तो पक्के से आएगा। उसके बाद इनडिफरेंस कर्व में से एक क्वेश्चन आएगा, आपको इसके फीचर्स पूछ सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ पूछ सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़, यूटिलिटी एनालिसिस, इनकी जो है प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओलिगोपोली का मैंने आपको बोला ही एक क्वेश्चन, तो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में से भी एक क्वेश्चन केस स्टडी के रूप में आ सकता है। तो यहाँ पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो पूरे हो गए। उसके बाद आता है आपका बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का भी इतना ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट ये है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है एंड कैपिटल बजटिंग क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसके लिए आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेके आऊँ जिसके अंदर मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल बजटिंग का डिफरेंस समझाऊँ। उसके बाद टेक्निक्स जो है वो कैपिटल बजटिंग एनालिसिस कैसे करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गई आपका, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया, तो ये सारा आपको पता होना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ADR एंड GDR, वो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में भी बताया। जब इंटरनेशनल ट्रेड आप पढ़ेंगे तो ADR एंड GDR के बारे में पढ़ना है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर। मतलब क्या है कि ADR और GDR का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो हो सकता है वो यूनिट 1 से पूछा हो सकता है वो यूनिट 4th से रिलेट करके पूछ ले, मतलब ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद एक्सचेंज हैजिंग टेक्निक्स, हैजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, तो वो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी। तो 2 तरीके की हैजिंग होती है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से देख के जाइएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, और एक हो सकता है 1 से 2 यहाँ से आ जाए, तो मतलब 4 से 5 या 6 क्वेश्चन मतलब आपके यहाँ पर पक्के हो गए। उसके बाद आपका आ जाता है बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथड। तो ये देखिए, इसमें आपको एक एडवांटेज ये है, कॉमर्स वालों को एक एडवांटेज ये है कि जिन्होंने पेपर 1 का जो यूनिट 2 है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड का बहुत एक जैसे 70% पोर्शन जो है वो इस चैप्टर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो जब आप पेपर 1 में की यूनिट 2 की तैयारी करेंगे तो आपकी 70% इस यूनिट की तैयारी हो जाएगी। तो जिसके अंदर आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी तैयारी हो जाएगी, रिपोर्ट राइटिंग की तैयारी हो जाएगी, उसके अंदर सैम्पलिंग एस्टिमेशन, डेटा कलेक्शन, रिसर्च का कंसेप्ट, मतलब यहाँ तक जो है आपका रिसर्च तक, ये आपका मतलब 70% जो है आपका सिलेबस इस वाले का वो तैयार हो जाएगा पेपर 1 में। तो बात रह गई यहाँ की, इसमें आपकी बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी डायग्राम और इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर रिसर्च का तो आपको पता ही है, रिसर्च में और हाइपोथेसिस में मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आप यहाँ से मान लीजिए, तो 6-7 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। तो इसलिए आप उसको पेपर 1 के साथ रिलेट करके पढ़ सकते हैं, तो आपकी ये यूनिट आराम से कवर हो जाएगी। उसके बाद कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। 2 वेरिएबल के अंदर कोरिलेशन और रिग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं वो आपको ऑन टिप्स होने चाहिए। थोड़े से बड़े हैं तो उनको बार बार एक पेपर पे लिख लीजिए, और बार बार जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पे रख के उनको रिवाइज करिए, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये एक बहुत ही थियोरेटिकल पोर्शन है, जिसका आपने प्लस 2 का जो बिजनेस स्टडी है या फिर आपने ई-कॉमर्स अगर पढ़ा है तो वो सारा उसमें से ही है। इसमें मेन मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, और कम्युनिकेशन का थोड़ा सा रोल है जो है वो इसमें पूछा जा सकता है। उसके बाद मोटिवेशनल लीडरशिप की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस के एथिक्स, क्योंकि बिजनेस एथिक्स की जो है वो उल्लंघना बहुत करी जा रही है आजकल बिजनेस के द्वारा, तो वो चीज़ें न्यू सिनेरियो के हिसाब से वो बिजनेस एथिक्स के बारे में पूछते हैं। तो उसके बाद आपका है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का थोड़ा सा पूछ सकते हैं, वो मतलब ज़्यादा नहीं, 1 आधा क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेंसेशन में आपको इंसेंटिव्स, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, जॉब डिज़ाइन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में 360 डिग्री क्या होती है, आजकल जो है वो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो किया जाता है बिजनेस फॉर्म्स के अंदर, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में 1 से 2 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, तो ये प्लीज़ आप देख के जाइएगा कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है। इन तीनों के कॉन्सेप्ट आप बहुत क्लियर करके जाइएगा। हो सकता है आपको एक केस स्टडी में आपको एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो सिचुएशनल क्वेश्चन का आंसर हम तभी दे पाते हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत ही लेंथी टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक ओवरव्यू भी लाई थी, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है ओवरव्यू की तो प्लीज़ देख लीजिए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पूरा मैंने ओवरव्यू 2 वीडियोज़ के अंदर दिया है। अगर आपको उस वीडियो, मैं आपको गारंटी देती हूँ उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस यूनिट के ऊपर। तो फिर भी मैं आपको मेन टॉपिक इसके बता देती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट तो इसमें है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कॉमर्शियल बैंक, तो इसका दोनों का आपको बहुत अंदर सब पार्ट्स हैं, तो प्लीज़ मैं इसलिए आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। इंश्योरेंस और डिजिटलाइजेशन बैंक,
NBFC, म्यूचुअल फंड, ये सारा इंक्लूड हो जाता है उसके अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होगी, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। आपको फिर भी कोई डाउट आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस टॉपिक की एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि ये यूनिट अपने आप में बहुत लेंथी हो जाता है, तो इसलिए मैं 2 वीडियो में ओवरव्यू को कवर करी हूँ, तो प्लीज़ उसको देखिएगा जाकर, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट भी अगर सोचा जाए तो बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि इसके जो फर्दर सब पार्ट्स हैं आगे आगे बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोडक्ट के डिसीजन, जैसे 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, वो चारों आपने अच्छे से पढ़नी है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको पढ़ने वाला है 4 P's, वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग में। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केटिंग में आपको पढ़ने का है वो है आपका ट्रेंड्स, जो रीसेंट ट्रेंड्स आए हैं, ये यहाँ पर इन्होंने जो मेंशन किए हैं ये बहुत कम है, लेकिन इसके अलावा भी आप प्लीज़ सर्च करते रहा कीजिए जो रीसेंट ट्रेंड्स आए हैं। ग्रीन मार्केटिंग हो गया या और भी बहुत से ट्रेंड्स आए हैं, यहाँ पर तो कम बताए गए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो आपको लेके आऊँ कि कौन टर्म्स, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग की टर्म्स, जो रीसेंट मार्केटिंग की टर्म्स हैं, ट्रेंड्स आए हैं मार्केटिंग के अंदर, और उनकी क्या कंसेप्चुअल नॉलेज मैं आपको किस तरीके से विद एग्जांपल्स दे सकती हूँ, तो मैं उसके लिए वीडियो लेके आऊँगी। तो प्लीज़ मुझे टाइम टू टाइम रेकमेंड करते रहा कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगी। उसके बाद यूनिट नंबर 9, लीगल एस्पेक्ट, तो बहुत ही लंबा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा लंबा। इसके अंदर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक तो लर्निंग पोर्शन बहुत ज़्यादा है, आपको सेक्शंस याद रखने पड़ते हैं, एक्ट याद रखने पड़ते हैं, तो बहुत ही इसमें दिक्कत बच्चों को, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, बहुत दिक्कत आई है। तो इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट है इसके, सबसे पहले तो इंडियन कंट्रैक्ट और स्पेशल कंट्रैक्ट में 2 से 3 क्वेश्चन तो इसी में से बन जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत वास्ट जो है वो दोनों एक्ट। उसके बाद ये एक्ट तो सारे ही आपको थोड़े बहुत पढ़ने ही पड़ेंगे, तो इसके सारे के थोड़े थोड़े मेन फीचर्स जो हैं वो आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आप इन टोटलिटी बात करें तो इतना सारा लर्निंग पोर्शन वो याद रखना पॉसिबल नहीं है। जीएसटी की मेन जो रीसेंट आपके फॉर्म्स, हाँ जीएसटी के फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इनको ज़रूर देख के जाइएगा। फॉर्म्स, डुअल जीएसटी क्या होता है और मैकेनिज़्म क्या होता है, जो जीएसटी की रिटर्न आती है वो कैसे आती है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल जो आपको कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। बाकी जितना बड़ा ये टॉपिक है या जितने बड़े ये यूनिट है, सारे को कवर करना बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबल ही नहीं है ये तो जितना आप मैक्सिमम इसमें से कर सकते हैं उतना प्लीज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 10 है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में तो बच्चों को बिल्कुल बहुत ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो टफ होता है थोड़ा सा। जैसे इसकी जो कैलकुलेशन करनी, टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, और प्लस इसकी सबसे पहले तो इसकी जो आपकी डिडक्शंस होती हैं, डिडक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि एग्जैम्पशंस, कि कौन से पर्सन को कौन सी चीज़ कितनी लिमिट तक एग्जैम्प्ट है, तो ये तो कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जिसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अगर आपको सारा नहीं करना है या आपको कुछ एक्स्ट्रा ही प्रॉब्लम है इनकम टैक्स वाले चैप्टर के अंदर, तो ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक्स में से आ ही जाएंगे। और कुछ रीसेंट जो है इनकम टैक्स में बहुत पूछा जा रहा है, अगर आपको कुछ रीसेंट डेटा मिलता है जो इस ईयर में हुआ है, या इस ईयर में कोई न्यू अमेंडमेंट आई है इनकम टैक्स के अंदर, या कोई न्यू डिडक्शन में कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो प्लीज़ एक बार ही देख लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सारा तो ये भी यूनिट कवर करना मुश्किल है। क्लबिंग ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, इनकम की क्लबिंग। उसके बाद जैसे कंप्यूटेशन कैसे करनी है टैक्सेबल इनकम की, तो ये थोड़ा आ जाता है प्रैक्टिकल पार्ट। अगर आपका प्रैक्टिकल पार्ट अच्छा है इनकम टैक्स के अंदर, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा इसके अंदर थ्योरिकल पार्ट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर मेक और बाय डिसीजन, ऑन और लीज, रिटेन और रिप्लेसमेंट, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद इसके जो इनकम टैक्स रिटर्न और इसके भी जो फॉर्म्स हैं टैक्स के, ये ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि फॉर्म्स के क्वेश्चन मैंने खुद बहुत बारी देखे हैं पिछले, अगर मैं 6-7 साल की भी बात करूं तो 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर में तो मैंने देखे ही हैं फॉर्म्स के क्वेश्चन। तो फॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 से 4 ऐसे टॉपिक आपको मिल गए, तो उसमें से अगर 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो 8 मार्क्स आपके एक ऐसे यूनिट में से पक्के हो जाएं जो आपको मुश्किल लगता है।
तो पूरा छोड़ने की तो सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, जिसमें से रेपिटेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप ज़रूर कर सकते हैं। सो बच्चे, दिस इज़ होल अबाउट द सिलेबस, जो कि मुझे लगता था कि एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इम्पॉर्टेंट बुक है या कोई ऐसी बुक है जो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ किसी स्पेशल यूनिट के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बेस्ट बुक सजेस्ट करूँगी जो आप किसी स्पेशल यूनिट के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो के लिए रिकमेंडेशन देना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।